नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो के साथ हम बात करने वाले हैं रिट 2022 संबंधित हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। हम नियमित रूप से इस चैनल पर टेस्ट लेके आ रहे हैं जिसमें व्याकरण और शिक्षण वीडियो के प्रश्न लेके चल रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज के सीरीज़ के पहले प्रश्न की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम शिक्षण वीडियो के प्रश्न लेके चल रहे हैं। देखो, पहला प्रश्न क्या है। शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण है जो किसी विशेष विषय अथवा पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कुशलताओं का मापन करता है। ये कथन किस विद्वान का है? तो साथियों, किसने कहा था? एबेल, गैरिसन, फ्रीमैन या फिर शूपर। तो समझो कि उपलब्धि परीक्षण है, जो शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण है, उसके बारे में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कुशलताओं की सीमा का मापन किसने किया था साथियों? गैरिसन ने किया था। किसने किया था? गैरिसन ने। हमारा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही मानेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। जब बालक पहली बार लोगों के द्वारा पेड़ का नाम सुनता है तो उसके मस्तिष्क में कौन सा बीम बनता है? तो साथियों, सबसे पहले समझो बीम कितने होते हैं। 4 माने बीम। पहला दृष्टि बीम है, श्रुति बीम है, इस प्रकार भाव बीम है। इस पर 4 बीम माने। कितने बीम माने साथियों? 4 बीम माने। अब देखो, प्रश्न में क्या कहा? जब बालक पहली बार लोगों के द्वारा पेड़ का नाम सुनता है, मतलब पेड़ का नाम सुनेगा, सिर्फ उसको देखा नहीं है। अगर देख लेता तो दृष्टिबिंब बनता। तो सुना है, तो सुनने पर वो पेड़ की अपने मस्तिष्क में कैसी छवि बनाता है वो उस पर निर्भर करता है। तो मतलब कौन सा बिंब बनेगा? दृष्टिबिंब, श्रुतिबिंब, विचार बिंब या फिर भाव बिंब। तो साथियों, इस प्रकार ये 4 बिंब आने हैं। तो इसमें अगर हम किसी के माध्यम से किसी विषय वस्तु का नाम सुनते हैं तो वहाँ पर कौन सा बिंब बनता है? हमारा श्रुतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। देखो, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक है वो विधि, वो व्याकरण शिक्षण की नहीं है, वो बतानी है हमको। आगमन विधि, निगमन विधि, अव्याकीकृत विधि या फिर कक्षाभिनय विधि। तो आगमन विधि है साथियों, ये व्याकरण शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानते हैं। इसमें हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। जबकि निगमन विधि है, इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण बताए जाते हैं। फिर देखो, अव्याकृति विधि, मतलब ये जो हम गद्य पद्य पढ़ाते हैं उनके साथ में ही करवाते हैं। पर देखो, कक्षा अभिनय विधि है, ये हमारी नाटक की विधि है। किसके साथियों? नाटक की। जो कक्षा कक्ष के अंतर्गत ही हम बच्चों से नाटक के रूप में अभिनय करवाते हैं। तो ये हमारा नाटक शिक्षण की विधि है। हमसे ये पूछा व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, कौन सी नहीं है? कक्षा अभिनय। जो अदरवाइज 3 है, ये सारी क्या है? व्याकरण शिक्षण की विधियाँ हैं। अब देखो, प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये पूछा प्रश्न में कि जब प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनकी क्षमता का आकलन किस सामग्री के माध्यम से किया जाता है? आतंकवाद पर आधारित निबंध या फिर देखो बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी या पाठ्य पुस्तक या फिर औपचारिक पत्र। तो साथियों, प्राथमिक स्तर पर है आतंकवाद से आधारित निबंध, इसमें कोई बच्चे की प्रोग्रेस नहीं होती है। पाठ्य पुस्तक से कोई मतलब नहीं है, औपचारिक पत्र से भी। पर देखो, बाल साहित्य से मतलब जिसमें कहानी है, गीत है, इस प्रकार के माध्यम से हम बच्चों से कोई कहानी करवाते हैं तो वहाँ पर पठन क्षमता का आकलन ज़्यादा होता है। तो हमारा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। व्याकरण की कौन सी विधि है जिसमें व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है? तो बताइए, अव्याकृति, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद विधि या फिर यह सभी। तो देखो साथियों, व्याकरण अनुवाद विधि है, इसमें व्याकरण के व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति में नहीं होती है। तो हमारा हम तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही मानेंगे। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। तो प्रश्न 6 में देखो साथियों कि उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 8वीं तक के बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन किस प्रकार तरीके से उचित है। देखो, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा करना या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों, बच्चों से अगर उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे से हम प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं, हम उनसे चर्चा या फिर परिचर्चा करते हैं, तो मतलब उपरोक्त सभी यहाँ पर हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा।
क्योंकि ये सारे क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर बिल्कुल कर सकते हैं हम, जिसमें बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति में सुधार होता है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। निम्न में से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है? हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो पठन का प्रकार नहीं वो बताना है। सहस्वर पठन, मौन पठन, अर्ध पठन या फिर द्रुत पठन। तो साथियों जैसे देखो द्रुत पठन ये क्या है, हमारे पठन का प्रकार है जिसमें हम बिल्कुल तेज गति से पढ़ते हैं। मौन पठन ये क्या है, एकाग्रता के साथ हम पढ़ते हैं। सहस्वर पठन बच्चे हम बहुत सारे बच्चे एक साथ उच्चारण के साथ ही पढ़ते हैं। पर देखो अर्ध पठन ये कोई पठन का प्रकार नहीं है, तो हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। कविता शिक्षण की कौन सी विधि है जो व्याख्या विधि का विस्तृत रूप है तथा अमनोवैज्ञानिक विधि है? जो हमारी कविता शिक्षण है उसका ही विस्तृत रूप है। कौन सी विधि? व्याख्या विधि तथा एक मनोवैज्ञानिक भी है। तो देखिए समीक्षा विधि, व्यास विधि, व्याख्या विधि या फिर अर्थबोध विधि। तो साथियों बच्चों को जब हम कविता पढ़ाते हैं तो कविता के साथ कविता का हम अर्थ भी बताते चलते हैं, मतलब उसकी व्याख्या भी करते हैं। तो व्याख्या का विस्तृत रूप एक विधि और होती है जिसमें क्या जो व्याख्या करते हैं उसमें पूरी व्याख्या मतलब बढ़ चढ़कर उसमें हर विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है। तो ऐसी विधि कौन सी होती है साथियों? व्यास विधि होती है। कौन सी विधि? व्यास विधि। व्यास विधि के अंदर किसी विषय वस्तु के बारे में पूर्ण रूप से हर विस्तारित रूप से बताया जाता है। तो विस्तारित रूप से किस विधि में जाता था? व्यास विधि में। तो दूसरा प्रश्न सही होगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न देखो 9 का। पढ़ना का क्या अर्थ है? जो पढ़ना है उसका अर्थ क्या है? लिखित सामग्री का उच्चारण, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई, शब्दों की सही पहचान या फिर पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। तो साथियों पढ़ना क्या होता है? पढ़कर अर्थ समझना, मतलब हम जब किसी विषय वस्तु के बारे में पढ़ते हैं तो उसके अर्थ को भी समझने की हम कोशिश करते हैं। तो पढ़ने का अर्थ यही होता है कि हम जिस विषय वस्तु के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस विषय वस्तु के बारे में पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही मानेंगे। देखो प्रश्न नंबर 10 का। बच्चों की मौखिक भाषा सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है कि बच्चों में जो मौखिक भाषा है उसका आकलन किस प्रकार से हम कर सकते हैं जो कि बच्चों के लिए लाभदायक हो। शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना या फिर विभिन्न संदर्भों में बातचीत या सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो देखो भाषा मतलब मौखिक भाषा सुधारने के लिए बच्चों को दोहराने के लिए कहना मतलब ये बिल्कुल बात गलत है। प्रश्नों के उत्तर पूछना ये भी ज़्यादा ठहराव सही नहीं इसका। शब्द पढ़वाना मतलब ये कोई देखो विभिन्न संदर्भों में बातचीत मतलब बच्चों से अगर मौखिक भाषा का स्तर सुधारना है तो बच्चों के साथ अधिक से अधिक किसी बात विषय वस्तु को लेकर साझा करें, मतलब बच्चों को बोलने का मौका दें, उनके साथ एक अच्छे से बातचीत करें। तो हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही मानेंगे। अब देखो ये तो हमारे थे शिक्षण विधियों के प्रश्न। अब 11 से प्रश्न नंबर 11 से देखो व्याकरण के प्रश्न चलेंगे। तो देखो प्रश्न नंबर 11 का ये है हर्ष। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, क्रोध इत्यादि मनोभावों की अभिव्यक्ति कौन से अवयव में होती है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अवयव या फिर विस्मयादि बोधक अवयव या फिर संबंध बोधक अवयव। तो साथियों ऐसा किस में होता है? हमारा विस्मयादि बोधक अवयव के अंतर्गत होता है। जैसे हर्ष है, शोक है, घृणा है, आश्चर्य, क्रोध, इन सभी भावों की अभिव्यक्ति किसके अंतर्गत होती है? विस्मयादि बोधक। मतलब जहाँ पर शोक हमें सुनने पर कोई अचंभा लगे, जैसे हाँ वह अभी आया है, अरे तुम गए नहीं, मतलब जहाँ पर घृणा, शोक मतलब आश्चर्य कोई घटना प्रतीत होती है वहाँ पर हमें विस्मयादि बोधक अवयव मानेंगे। प्रश्न नंबर 12 देखो। शीर्ष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, रेखांकित पद व्याकरण की दृष्टि से क्या? तो देखो हमारा यहाँ पर बड़े हैं, इसको पदबंध किया गया है मतलब रेखांकित किया गया है। तो पूछा है कि ये शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो साथियों जैसे देखो बड़े पेड़, तो पेड़ की क्या यहाँ पर ये विशेषता है कि पेड़ कैसे छोटे या फिर बड़े, तो मतलब बड़े पेड़ एक विशेषता प्रकट कर रही है। और जहाँ पर विशेषता प्रकट होती है वो शब्द कौन से होते हैं? हमारे विशेषण शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द? विशेषण शब्द। जैसे बड़े भाई, बड़े पेड़
इस प्रकार के हमें ये विशेषता प्रकट करते हैं। तो मतलब बड़े छोटा ये शब्द क्या है, विशेषण शब्द है। देखो प्रश्न नंबर 13 का, बहुवचन का कौन सा रूप अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द पूछा है और बहुवचन है। देखो घोड़ा है, घोड़ा शब्द ये क्या है, एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा, घोड़े, कि घोड़े दौड़ रहे हैं या फिर घोड़ा दौड़ रहा है, तो एक वचन घोड़े दौड़ रहे हैं, बहुवचन बिल्कुल सही है। छोटा या फिर छोटे, कि वह कपड़ा छोटा है, तो मतलब एक वचन, वह कपड़े छोटे हैं, तो मतलब क्या हो गया, बहुवचन। पर देखो भीतर शब्द ये क्या है, अवयव शब्द है, भीतर का क्या होता है, भीतर ही होता है, तो भीतर का भीतरी कभी नहीं होता है, तो मतलब बहुवचन है, मतलब अशुद्ध भी है, तो ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल अशुद्ध है। जबकि देखो मिठाई का क्या होता है, बहुवचन मिठाइयाँ होता है। इसमें देखो मिठाई है, जब भी इसका बहुवचन बनाते हैं तो ई की मात्रा क्या हो जाती है साथियों, छोटी हो जाती है, और यहाँ पे क्या जाता है हमारा चंद्र बिंदु आ जाता है, तो मिठाइयाँ बनेगी, क्या बनेगी, यहाँ पर ई बड़ी नहीं आएगी, छोटी आएगी, तो ये भी हमारा सही है। पर देखो भीतर का भीतरी बहुवचन नहीं होता है, ये एक अवयव शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सिंह का पर्यायवाची नहीं है, मृगारी, मृगेंद्र, केसरी या फिर केहरी। तो साथियों ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक और नहीं है, मतलब ये सारे क्या है, सिंह के पर्याय मतलब शेर के पर्यायवाची। मृगारी किसे कहते हैं, सिंह शेर को कहते हैं, मृगेंद्र भी शेर को कहते हैं, केसरी भी शेर को, और केहरी भी शेर को, मतलब ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये सिंह के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो 15 का, स्त्री थी, छोटे छोटे दो बच्चे भी थे, कि वहाँ पर स्त्री थी और छोटे छोटे दो बच्चे भी थे, वाक्य में कौन सा काल है। तो साथियों सबसे पहले समझो कि थे मतलब ये भूतकाल की बातें कर रहे हैं। अब भूतकाल में भी कौन सा होगा, पूर्ण भूतकाल होगा या फिर संदिग्ध भूतकाल होगा या फिर हेतु हेतु मत भूतकाल, कौन सा होगा। देखो वर्तमान काल मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है। आसन भूतकाल कौन सा होता है, जिसमें अभी काम अभी अभी हुआ है, पर यहाँ पर देखो भी थे मतलब कार्य बहुत पहले हो चुका है, और जहाँ पर कार्य बहुत पहले हो चुका होता मतलब बात पूरी हो चुकी है, वहाँ पर होता हमारा पूर्ण भूतकाल। कौन सा होता है साथियों, पूर्ण भूतकाल। तो हमारा दूसरा ऑप्शन हम बिल्कुल सही मानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो 16 का, काम और लाम को बैर है का क्या अर्थ है। हमारे लेवल 1 और लेवल 2 में एक लोकोक्ति भी आती है, मतलब एक राजस्थानी में जो कुआवत होती है वो कुआवत आती है, तो उसका अर्थ क्या वो पूछा है। शीघ्रता करने से काम बिगड़ता है, या फिर काम से दुश्मनी होती है, या फिर विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर दोनों गलत है। देखो काम और लाम का बैर मतलब एक तरफ काम है, तो काम और लाम का बैर मतलब जब हम किसी काम में शीघ्रता करते हैं, मतलब जल्दबाजी करते हैं, तो उस काम के ज़्यादा बिगड़ने की संभावना हमारी ज़्यादा होती है। तो हमारा पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही मानेंगे, क्या होगा, काम और लाम का बैर, इसका अर्थ क्या होगा, शीघ्रता करने से काम में बिगड़ता है। अब देखो प्रश्न नंबर 17 का, सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा सदाधन एव, सदधन एव, सदाधन ईव या फिर सदाधन एव। तो साथियों समझो पहले सदैव मतलब यहाँ पर ऐ की मात्रा है, मतलब दीर्घ मात्रा हो रही है, दीर्घ मात्रा होती है तो उसमें संधि कौन सी मानते हैं हम, वर्धी संधि मानते हैं। और वर्धी संधि होती है तब क्या होता है साथियों, इधर तो हमारा कोई ए आएगा, ए या फिर आ, इधर मतलब कोई दीर्घ स्वर आएगा, तो संधि होगी हमारी कौन सी, वर्धी संधि। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, सदाधन एव, क्या होगा, सदाधन एव। तो 17 में देखो प्रश्न नंबर, सदैव का संधि विच्छेद पूछा, तो पहले तो संधि कौन सी होगी, वर्धी संधि, क्योंकि एक मात्रा की वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सदाधन एव होगा। और एव में क्या आएगी हमारी, इस पर मात्रा नहीं आएगी, छोटी मात्रा रहेगी, एव बनेगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही मानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, हमसे पूछा वी उपसर्ग नहीं है, वो शब्द बताना है। विद्या, विकट, विदग्ध या फिर विषम। तो साथियों विषम में वी धन सम, इसमें उपसर्ग है। विदग्ध में देखो वी उपसर्ग है, दग्ध मूल शब्द है। विकेट में देखो मूल वी उपसर्ग, कट क्या है, मूल हो गया। विद्या में देखो वी उपसर्ग नहीं है, तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही मानेंगे। देखो प्रश्न नंबर 19 का, अंशुमाली में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अविभाव समास, द्विगु समास। तो साथियों कर्मधारय समास होता है, इसमें क्या होता है कि विशेषता बताई जाती है,
और बहुवीरी में क्या होता है कि दो पद होते हैं पर उसमें तीसरे पे अर्थ जाता है, इसमें अलग पद की प्रधानता आती है। अव्ययभाव समास में क्या होता है, इसमें पहला शब्द अवयव मिलता है। द्विगु में क्या होता है, पहला शब्द को संख्यावाची मिलता है। तो साथियों अंशुमाली, अंशुमाली किसके लिए कहा गया है, देखो यहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता है। किस पदार्थ, अंशुमाली किसको बोलते हैं, हम सूर्य को बोलते हैं। किसको बोलते हैं साथियों, सूर्य को बोलते हैं। तो हमारा होगा बहुवीरी समास। याद रखा अंशुमाली में कौन सा समास होगा, बहुवीरी समास होगा। और अंशुमाली का अर्थ क्या होता है, सूर्य के लिए कहा गया है। ऐसा किसके लिए कहा गया है, सूर्य के लिए। अब देखो आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न, मछली मारकर आजीविका चलाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मछेरा, धीवर, नक्सीर या फिर कोई नहीं। तो साथियों ये वाक्यांश दिया है, इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त करना है। तो मछली मारकर आजीविका चलाने वाला किसको कहते हैं, धीवर। किसको कहते हैं साथियों, धीवर। जो मछली मारकर अपनी आजीविका चलाता है उसको कहते हैं हम धीवर। तो हमारा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही मानेंगे। तो साथियों इस प्रकार ये हमारे आज की सीरीज़ के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और ये सारे प्रश्न जो रिट के एग्ज़ाम हुए पीछे एलडीसी के, उनमें आए हुए प्रश्न हैं। तो साथियों अगर प्रश्न अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जिस प्रश्न में आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, तो हम बिल्कुल आपको उसके बारे में बताएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।